रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10 का, ठीक है ना। तो ये हम उसके कुछ लेसन के बीच में हमारे पास थ्योरी के साथ साथ जो हैं कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम पेज नंबर 8 और 9 की न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड जो है हमारे पास जो है कुछ लेसन के लास्ट में न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो हम पहले उसे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कुछ मिस ना हो जाए आपका, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के पर क्या कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन जो है हमें पता है Kc क्या होगा, इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। हमारे पास ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, ये रही ऊपर, ठीक है ना। इसके बाद हम ये इक्वेशन करेंगे, इसी इक्वेशन के साथ बाद में हम एक और इक्वेशन ये रही नीचे ये करेंगे कि हमारा Kc जो है कब उसका कोई यूनिट नहीं आता और कब उसका कोई यूनिट आता है Kc में जब रिज़ल्ट आता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमारे पास नंबर ऑफ मोल जो है अगर दोनों साइड पे इक्वल होंगे तो जाहिर सी बात है उसका कोई यूनिट नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कैसे। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन हमें हमेशा जो है इक्वल स्टेट में बैलेंस हुई भी मिलेगी। इस इक्वेशन को देखकर हमने क्या किया, हमें मालूम है कि हमारे पास Kc का क्या फार्मूला है। Kc हमने पढ़ा था, Kc हमारा किसके बराबर है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, ये आपको पता है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या करेंगे हम, ये यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है उसी के मुताबिक Kc हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है तो हम इसे लिख देंगे। देखें तो आपको पता लगेगा कि कैसे हमारे पास हमें पता है कि फार्मूले में हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, ये देखें, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है और ये हमारा ये रिएक्टेंट है और ये पी है। तो अब हम क्या करेंगे, पी को उठा के हम यहाँ लिख देंगे। एक मिनट में दोबारा से एरो बना के दिखा देती हूँ आपको। ये रहा पी, हमारा पी की सारी वैल्यू जो है हमारी ये वाली आ गई, सही है। ये यहाँ पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल दो नज़र आ रहे हैं। इन दोनों को आपने बीच में प्लस की साइन है तो इस वजह से दोनों को अलग-अलग ब्रैकेट में फिल कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टेंट, तो दूसरी साइड से हमारे पास जो है ये रे रिएक्टेंट, ठीक है ना। इन्हें भी हम इसी तरह लिख देंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास इस जगह पे कोफिशिएंट लगा हुआ होता, सपोज़ यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ 2 लगा हुआ होता कोफिशिएंट, तो हम ब्रैकेट के बाहर लिखते। आप यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आएगा हमने कैसे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को लिखा। मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास यहाँ पर 2 कोफिशिएंट लगा होता तो हम यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 लगाते इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ अब हमारे पास जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास इन्होंने कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं दी, सिंपल ही लिख दिया है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये क्यों लिखा है, ये हमारे पास ये जो ऊपर हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उसका लिखा है, ये हमारे पास वाटर का है, इसी तरह हमारे पास नीचे वाला ये इसका है और ये नीचे वाला इसका है। इसके बाद अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर नीचे सेम वैल्यू है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो इस वजह से हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास Kc क्या आया, Kc का जो यूनिट आया वो 9 यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अब आप नीचे का देखेंगे। अब हमारे पास एक और इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी हमें बैलेंस हुई हुई मिली है, ये रही। इसमें भी आप वैसे ही करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट
ये रहा रिएक्टेंट की वैल्यू, ये रही आपके पास, और ये रही रिएक्टेंट की वैल्यू, सही, जो आपने लिखी है, जिसके ऊपर मैंने एरो लगाया। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको ऊपर जो है हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, हमारे पास नाइट्रोजन प्लस 3, ये देख रहे हैं 3 कोफिशिएंट लगा हुआ हाइड्रोजन के बराबर में, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर जो है टू अमोनिया ग्रुप लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर 2 अमोनिया ग्रुप नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कोफिशिएंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये रहा कोफिशिएंट। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर कोफिशिएंट लगा हो तो ब्रैकेट के बाहर जो है आप 2 लगा देंगे, ये 2 जो मैंने दिखाया। इसी तरह नीचे वाला रिएक्टेंट में भी हमारे पास हाइड्रोजन के बाहर 3 है, तो वो हम यहाँ इस तरीके से यहाँ लगा देंगे, आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर आप देखें तो इसी तरह अब हमारे पास फिर कोई वैल्यू नहीं गिवन हुई, दी हुई। इसी तरह हमारा न्यूमेरिकल जो है एक्सरसाइज की, वो जो पहली वाली है वो बिल्कुल इन्हीं मेथड से होगी। यहाँ पर आप देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है हमारे पास वही मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो है आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये देखें, ये 2 नज़र आ रहा होगा, ये वाला 2 जो हमारे पास ऊपर से ही चलता हुआ आ रहा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और नीचे वाले में देखें सेम वैसे ही है, लेकिन आपको नीचे वाले में भी ब्रैकेट के बाहर जो है ये 3 नज़र आ रहा है। अब क्या किया, हमारे पास ऊपर कितने हो गए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इस ब्रैकेट के बाहर 2 है, और यहाँ जहाँ मैंने एरो लगा के दिखाया यहाँ पर आपको 3 नज़र आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, एक से एक को कैंसिल किया, तो ऊपर क्या बचा 1, और नीचे आपके पास कितने बचे, नीचे आपके पास बच रहे, 1 मिनट में आपको ये देखो, नीचे आपके पास बच रहे हैं 2, ठीक है, नीचे आपके पास 2 बच रहे हैं। ये देखें यहाँ पर जो थे हमारे पास 2 ऊपर हैं, और नीचे यहाँ पर हमारे पास एक, इसमें से इन्होंने कैंसिल किया, तो हमारे पास बच रहे हैं 2। तो जब स्क्वायर से आप इसको और इसको कैंसिल किया, हमारे पास बचा नीचे 2 मोल। अब ये यहाँ पर इसी तरह आपको ये क्या बन गया, आंसर आपका बना ये वाला, ये इसका आंसर कहलाएगा, ये वाला। यहाँ पर आप देखें तो आपको ये, यहाँ पर आप देखें हमारे पास 2 माइनस में बच रहा था मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास बोले ऊपर ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, आपको डेसीमीटर क्यूब के ऊपर 6 नज़र आ रहा है। हमारे पास जब ये 2 बचा है तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई होके 3, हमारे पास 3 2 6 हो गए, ठीक है, और मोल अपने पास कितने हो गए, 2। ये यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पर ये अपने पास मोल भी 2 हो गए, इसको मैं एरो से बता देती हूँ। ये आपके पास, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इस मोल से, तो ये हो गए 2। इसके बाद इसको 2 को, इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो गए। तो ये इसमें हमारे पास यूनिट आ रहा है, ठीक है, ये हमारा यूनिट है केसी। इस इक्वेशन का जो यूनिट आया हमारा केसी वैल्यू ये आया है, मोल स्क्वायर पॉइंट डेसीमीटर क्यूब ये आया। लेकिन ऊपर वाले में आप देखें, ऊपर वाले में तो हमारी वैल्यू ही पूरी कैंसिल हो गई थी, तो इस वजह से जो है हमारे पास नो यूनिट आया था। इसी से बिल्कुल सेम मिलती हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और इसी से मिलती जुलती एक और इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके अलावा आप यहाँ पर एक और देखें, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आप देखें, ये नज़र आ रही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम अकर में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब ये यहाँ पर आपको फिर एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसके अब आपको वैल्यू गिवन होगी, मोल की वैल्यू,
अब आपको कैसे पता लगेगा कौन से मोल की क्या वैल्यू है, तब हम देखते हैं इसे। ये यहाँ पर आपको जो सवाल है, सवाल के अंदर ही आपको ये देखें, हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वैल्यू ये है, और बाकी जो हमारे पास दो सिंगल वैल्यू ये नहीं। अब मैं आपको ज़रा अंडरलाइन करके बता दूँ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम लिखे हुए हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसके 2 मोल लिखे हुए हैं। अब ये यहाँ पर उनकी वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यू को देखकर आपने यहाँ पर डेटा बनाना है, ठीक है। यहाँ आपने डेटा बनाना है ऊपर से देखकर। तो अभी हम ऊपर से देखकर डेटा बनाते हैं। हमारे पास एरो की मदद से बता देती हूँ मैं आपको। ये यहाँ देखें, ये वाली जो है बड़ी वैल्यू जो है नाइट्रो ऑक्साइड की, ये यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की, ठीक है ना, डाइऑक्साइड गैस थी, ये हो गई। इसकी वैल्यू यहाँ लिख ली, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट जो है हमारे पास, उसमें आपको ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, ये आ गई। इसकी वैल्यू कहाँ से आई, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, नाइट्रो ऑक्साइड, इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ से ले ली 15.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आपने ये बना दिया डेटा। जब आपने ये डेटा बना लिया, तो डेटा बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपको मालूम है, उसने यहाँ सवाल के अंदर क्या बोला है, कैलकुलेट द कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। मतलब उन्होंने आपको सवाल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मांगी, और कुछ मुश्किल नहीं है, जैसे हम ऊपर करके आए वैसे ही हमें पता है कि केसी किसके बराबर है। केसी आपको पता है कि केसी आपका किसके बराबर है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, ठीक है ना, ये आपको मालूम है। जब ये बात आपको मालूम है तो आपने सिंपल ही कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने ऊपर से देखकर इक्वेशन को देखते हुए आपने प्रोडक्ट लिखनी है। इक्वेशन को देखते हुए ही आपने ये रिएक्टेंट वाली वैल्यू सेकंड लाइन में जो है ये लिखनी है, ये वाली। ये लिखने के बाद पूरा इक्वेशन को देख के लिख लेना है, नोट कर लेना है। उसके बाद अब आपने सवाल में जाना है। सवाल में जाएंगे तो क्या करेंगे आप, सवाल में क्या करेंगे, आपने डेटा ऑलरेडी बनाया हुआ, आपको पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है। तो आपके पास जो है प्रोडक्ट में आपके पास क्या दिए हुए थे, यहाँ एरो की मदद से दिखा देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर देखें आप, ये वाली वैल्यू जो है आपने लिख दी यहाँ प्रोडक्ट में, यहाँ से भी देख सकते हो आप, ठीक है ना। अब आपने फिर रिएक्टेंट की वैल्यू लिखनी है, वो नीचे वाली लाइन में लिखनी है, ये रही। इसी तरह आपने जो है दूसरी वैल्यू लिखनी है, वो 0.127, तो वो आपके पास ऑक्सीजन की थी 0.27। तो आप अपना जो केसी वाला आपने फार्मूला ड्राइव किया, उसकी मदद से देखते हुए आप आराम से वैल्यू ऊपर नीचे रखते जाएंगे। ये हो गया अपना काम, ठीक है। ये काम लिखने के बाद आपको एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर आपके पास 2 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये रहा 2। और नीचे भी आप देखें तो नाइट्रो ऑक्साइड के बाहर जो ब्रैकेट है उसमें लिखा हुआ है, ये वाले ब्रैकेट में यहाँ था, तो इस वजह से आपने यहाँ भी लगाया। इसी तरह ऊपर भी था तो आपने यहाँ भी लगाया, ठीक है ना। कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो बेस और एक्सपोनेंट में चेंज हो गई। इस तरीके से आपने ऊपर से देख के, डेटा में से देख के वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद आपने क्या करना है, आपको इस वाली वैल्यू पर जो ऊपर वाली प्रोडक्ट में वैल्यू है, इसमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें स्क्वायर नज़र आ रहा है। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो इसके स्क्वायर का जो आंसर आ रहा था वो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ, मैं आपको बता देती हूँ क्या आ रहा है। 24.25 इसका आ रहा है ऊपर वाली वैल्यू का आंसर। इसके बाद नीचे वाली वैल्यू का जो आंसर आया है आपके पास वो आ रहा है, जिस तरह आपने इसको किया है, नीचे वाली वैल्यू को स्क्वायर लिया था, अच्छा ठीक है, आपने
इसका स्क्वायर, ये जो नीचे वाली वैल्यू है, 1 मिनट में आपको फिर दोबारा एरो से बताती हूँ ताकि थोड़ा सा मसला ना हो। इस वाली वैल्यू का जो आंसर है ना वो भी मैं लिख देती हूँ। इस वाली वैल्यू का आंसर क्या आएगा? इस वाली वैल्यू का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.3729। ठीक है, क्यों? अब ये मैंने इसका भी स्क्वायर लिया है क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर था, इस वजह से मैंने इसका स्क्वायर लिया, ये ले लिया। ये लेने के बाद फिर मैंने क्या किया, जो आंसर जो आए थे हमारे, कौन से वाले आंसर, स्क्वायर को देखते हुए, ठीक है ना, इसका आंसर और इसके जो दोनों आंसर आए थे उनकी डिवीज़न क्या निकली थी? उनकी डिवीज़न निकली थी ऊपर वाले की 1 मिनट, ये देखिए, ऊपर वाले की आई थी 240.25 आई थी ऊपर वाले की, और नीचे वाले की आई थी, मैंने फिर डिवाइड करने के बाद पहले मैंने स्क्वायर लिया, उसके बाद फिर सिंगल वाला जो ब्रैकेट है उसको उससे मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई किया? इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इन दोनों का, ये रहा, इन दोनों को डिवाइड ये वाली जो ऊपर वाला ब्रैकेट है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, स्क्वायर वाला आंसर भी निकाल लिया और बराबर वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड किया। तो अब दोनों के डिवीज़न में जो हमारे पास आंसर आ रहा था वो हमारा आंसर आ रहा था, लिख देती हूँ, 240.25 और नीचे वाली वैल्यू का आ रहा था प्रोडक्ट के बाद रिएक्टेंट का 2.937। ठीक है, ये आ रहा था नीचे वाली वैल्यू का आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास इन दोनों की डिवीज़न जब मैंने की तो इन दोनों की डिवीज़न के बाद जो आंसर निकला ना, डिवीज़न के बाद जो आंसर निकला वो सेम बिल्कुल यही आया था जो ये वाला आया है आंसर। ठीक है ना, बुक के मुताबिक बिल्कुल एज इट इज़, कोई चेंज नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास इसी तरीके से फिर जो है हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है हमारे पास 1 और 3 लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, 3 आ रहा था इसके आंसर में भी। डेसीमीटर क्यूब तो हमारे पास सेम है, ठीक है ना, वो हमने एक दफ़ा लिख लिया। बाकी हमारे पास जो है मोल बच रहा है, 1 मोल लिख दिया हमने और हमारे पास जो 3 बच रहा था वो लिख दिया। तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ आंसर आया है मेरे पास भी। तो इसी मेथड से हमें जो है न्यूमेरिकल लास्ट वाली भी करनी है जो हमारे पास मौजूद हैं पेपर में। अब हमारे पास सेम इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 2, इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें क्या लिखा है, आ रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन आयरन एंड क्लोरीन आयन एस। ठीक है, आयरन फेरस जो है इसके Fe जो है हमारे पास आयरन को कहते हैं। ठीक है, क्लोरीन क्लोराइड जो है उसी से निकला। अब हमारे पास एक पूरा रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास गिवन है। रिवर्सिबल रिएक्शन को देखते हुए हमने क्या करना है, नीचे हमारे पास वैल्यू गिवन होगी उसको देखते हुए फॉलो करना है। अब हमारे पास नीचे क्या लिखा हुआ है, Kc एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आर मेयर्ड। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे Fe+3 की वैल्यू उसने क्या दी है, 0.2 मोल डेसीमीटर क्यूब। आपने यहाँ नीचे ऊपर से देखकर डेटा बना देना है, ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ लाकर रख देना है। ठीक है ना, डेटा बना दिया। इसी तरह सेम आपके पास क्लोरीन का भी दिया हुआ है 0.28, तो आपने क्लोरीन का भी लिख दिया 0.28। इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट जो है एरो, ये देखें, ये देखें। ठीक है ना, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सारी वैल्यू आपके पास गिवन है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखकर वैल्यू को पुट करना है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की। फिर आपको पता है, आपको फार्मूला आता है, यहाँ पर आओगे तो आपको फार्मूला याद है कि Kc का फार्मूला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। वो भी आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ ऊपर से देखकर क्या करना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। कहाँ से? इक्वेशन से। ठीक है ना, कुछ मुश्किल नहीं है। सब ये करने के बाद
फिर जैसे हमने पिछले सवालों में क्या किया था, पिछले वाले सवालों में हमने क्या किया था, ऊपर से देखकर वैल्यू उठा के इसमें डाल देनी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को देखते हुए। अब आपके पास प्रोडक्ट में क्या था, ये था 0.95, तो आपने ऊपर से देख के वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह रिएक्टेंट में Fe पहले था, Fe की वैल्यू लिख दी, फेरस, ठीक है, आयरन। इसी तरह आपके पास क्लोरीन था तो क्लोरीन की लिख दी। सेम वही मेथड, अगर आपके पास बेस और एक्सपोनेंट बन रहा है ब्रैकेट के बाहर, तो फिर आपको उसको 2 टाइम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट के बाहर आपको, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, ये देखें यहाँ ये चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको 4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में हमें स्क्वायर लिखा हुआ था तो मैंने उसको 2 टाइम किया। अब यहाँ पर 0.28 है तो इसको मैंने 4 टाइम किया। 0.28 को जब मैंने 4 टाइम किया तो उसका आंसर क्या आ रहा था, उसका आंसर आ रहा था, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ रहा था इसका आंसर 6, इस वाली का 6.14 के बाद 656, ये मैंने इसको 4 टाइम किया है। 4 टाइम करना मुझे मुश्किल लग रहा, तो फिर मैंने क्या किया, पहले इसी वैल्यू को, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू को मैंने 2 टाइम कर लिया। 2 टाइम से जो मुझे आंसर मिल गया उसी को फिर मैंने दोबारा मल्टीप्लाई किया तो मुझे 4 टाइम का आंसर जो मिला वो ये मिला। 4 टाइम का आंसर ये वाला है, ठीक है ना, इस तरह। तो जब हमने इसको ऐसे किया तो फिर मेरे पास जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद फिर मैंने क्या करना था, उसके बाद मुझे ये करना था कि नीचे वाली जो वैल्यू है दोनों, ये वाली जो दोनों वैल्यू हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। ऊपर तो हमारे पास है ही सिंगल वैल्यू, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का आंसर जो मेरे पास आया वो आया था 1.22931 ये इसका मेरे पास आंसर है। इसी को फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने फिर डिवाइड किससे किया, इसको मैंने डिवाइड किया इस वैल्यू से। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को डिवाइड किया। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ये वैल्यू जो नज़र आ रही है, फिर जब मैंने इन सब का जब आंसर मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद निकाला तो सेम यही आंसर आया, ठीक है ना। और आपने क्या करना है, ये यहाँ पर जो है ये जो लिखा हुआ है आपको, ठीक है ना, ये जो 12 नज़र आ रहा है, 3 4 12 मोल जो है आपके पास 4 हो गए, तो 4 मोल लिखे हुए, और आपके पास 10 बेस के ऊपर एक्सपोनेंट 2 लगा हुआ जो नज़र आ रहा है वो 4 में से आपने 2 माइनस करना है। जो हमारा जो आंसर आया था ना उसमें हमने माइनस किया था, वो कैसे किया था वो मुझे आपको लिख के बताना पड़ेगा। अप्लाई कि आप जब दोनों का आंसर निकाला तो हमारे पास इन दोनों के डिवीजन में ये आया था, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 बेस 1.229312 के बाद मल्टीप्लाई 10, और आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है बेस के ऊपर एक्सपोनेंट 2। तो जब मेरे पास ये जो आया तो फिर मैंने क्या किया, जब मैंने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास जो आंसर बच रहा था वो बच रहा था 4। ऊपर जो हमारे पास बेस थी उसके ऊपर 4 था, नीचे वाली जो मेरे पास आ रही थी आंसर में वो 2 थी। तो इसको जब मैंने इससे करने के बाद, डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो बच रही थी बेस और एक्सपोनेंट, उसको मैंने नीचे, जब हम एक लाइन पर लेकर आ जाते हैं आंसर को तो फिर हम क्या करते हैं, नीचे से जब वैल्यू ऊपर जाती है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो 4 में से 2 माइनस किया मैंने तो फिर मेरे पास 2 ही बचा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आंसर आया। ये वाला आंसर जो लास्ट में जो हमारे पास आ रहा था सेम बुक के मुताबिक यही आंसर निकला है मेरा भी। तो सेम इसी मेथड से हमने क्या करनी है, न्यूमेरिकल करनी है, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, जो चैप्टर के लास्ट में दी गई हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।